गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम को, जिसका नाम है द काइट। ठीक है, पतंगे आप लोगों ने भी उड़ाई होंगी और आप लोगों को भी बच्चों पतंग उड़ाना बहुत पसंद होगा। तो ऐसी ही एक पतंग के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हमारी पोएम का नाम क्या है? द काइट। ठीक है, काइट आप सभी जानते हैं, काइट किसे कहते हैं? पतंग को। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सबसे पहले ये है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने काइट या फिर पतंग हम कहें तो पतंग उड़ाई है और पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। और क्या प्रोसेस होता है पतंग उड़ाने का? देखो, आपसे भी सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सबको काइट्स उड़ाना तो पसंद है। ठीक है, भले ही जिसे आती हो या ना आती हो, इट डजेंट मैटर, बट सबको काइट्स देख करके उड़ाने का मन करता है, उन्हें फ्लाई करने का मन करता है, या फिर उड़ती हुई काइट्स को देखने का भी मन करता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी एक काइट को उड़ाने की कोशिश की है? एंड व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट? किस तरह से काइट को उड़ाया जाता है? तो काइट को उड़ाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले काइट में बच्चों हमें क्या लगाने पड़ते हैं? उसमें हमें धागे को उसमें फिट करना पड़ता है। फिर उससे जो आपके पास एक चरखी आती है, ठीक है, उसको उसके साथ अटैच करते हैं और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? फिर उसको उड़ाना शुरू करते हैं। और उड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? समटाइम्स वी हैव टू स्ट्रेच दैट थ्रेड एंड समटाइम्स वी हैव टू लूज इट। कभी कभी हमें उसे खींचना पड़ता है और कभी हमें उसे ढीला भी छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से, और हवा का हमें देखना पड़ता है कि एट व्हाट इन व्हाट डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग। किस दिशा में आपकी हवा जो है चल रही है, उसी दिशा के अकॉर्डिंग हमें काइट को फ्लाई करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो आई होप बच्चों आप लोगों को सबको काइट के बारे में थोड़ा अंदाजा लग गया है। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। अब इस पोएम में हम एक काइट के बारे में पढ़ेंगे जो कि आसमान में उड़ रही है ऑलरेडी। पहली लाइन है बच्चों इसकी, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। यहाँ पे जो ये वर्ड ब्लू है, ये ब्लू किसे डिनोट करता है? द वर्ड ब्लू है डिनोट्स द ब्लू स्काई। ये नीले आसमान को क्या करता है बच्चों? दर्शाता है कि किस तरह से जब हम, जिस दिन बहुत ही अच्छा मौसम होता है, सुहाना मौसम है, आसमान एकदम नीला है, और ऐसे समय में जब आप पतंग उड़ाते हैं अपनी, तो जो पतंग होती है वो कितनी ज्यादा ब्राइट, कितनी ज्यादा ब्राइट और ब्यूटीफुल नजर आ रही होती है उस आसमान में। वैसे भी जो काइट्स के कलर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं? ब्राइट कलर्स होते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। और अगर आसमान भी साथ ही साथ ब्लू हो तो उसमें वो क्या करता है? उसकी ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। इट इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। और जब वो काइट नई होती है तो इट स्टैंड्स आउट एंड कैचेस एवरीवन्स अटेंशन। वो क्या करती है? वो एकदम अलग ही दिख रही होती है जब एक नई काइट होती है। जैसे जैसे वो पुरानी होने लगती है तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है उसमें? वो थोड़े थोड़ा फटने लगती है। लेकिन जब एक काइट एकदम नई होती है तो सबका वो ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, और ऐसे खुले और नीले आसमान में वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ऑथर हमें क्या आइडिया देना चाह रहा है कि कोई भी जब नई चीज होती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और फ्रेश लगती है। समझ रहे हैं बच्चों? जिस तरह से जो काइट अभी न्यू है, तो वो बहुत ही ज्यादा भी अट्रैक्टिव लग रही है और फ्रेश भी लग रही है।
नेक्स्ट लाइन है बच्चों, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। इसका मतलब क्या है कि जो भी काइट होती है, अगर आपने कभी काइट को उड़ते हुए देखा है या उड़ाई है, तो काइट पहले आसमान में ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, ठीक है। और इसी तरह से उसकी टेल क्या करती है, अपनी टेल होती है उसको हिलाती रहती है, हवा में उसकी टेल उड़ती रहती है। द काइट मूव्स इन एयर बाय डाइविंग डाउन एंड राइजिंग अप। हवा में हम कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे फिशेस होती है ना समंदर में, वो ऊपर आती हैं फिर नीचे डुबकी लगाती हैं, फिर ऊपर आती हैं और फिर नीचे जाती हैं, उसी तरह से आसमान में जो एक काइट्स हैं ये एकदम फिश की तरह कभी नीचे जाती हैं, डाइव का मतलब गोता लगाना, और फिर ऊपर की तरफ राइज करती हैं। इट्स टेल्स स्नैप्स इट्स टेल्स, इसका मतलब है इट्स टेल्स मेक्स अ स्नैपिंग और फ्लटरिंग साउंड एज इट मूव्स। ठीक है, स्नैप्स, जिस तरह से जब काइट उड़ रही होती है उसके पीछे उसकी टेल होती है, ठीक है, लंबी लंबी, जो काइट मेकर्स होते हैं उन्होंने एक बड़ी सी टेल दे रखी होती है काइट को, और जैसे वो ऊपर और नीचे आके उड़ रही होती है तो उसकी टेल क्या करती है, हवा के साथ आवाज निकालती है, और ये आवाज सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और इससे हमें क्या पता चल बताना चाह रहा है पोएट, कि काइट भी, जो कि काइट अपने आप में क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो एक नॉन लिविंग थिंग को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, एक लिविंग थिंग की तरह। क्योंकि जो चीज जिंदा होती है, जो चीज लिविंग होती है, वही तो अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाती है ना, वही आवाज निकालती है, वही ऊपर और नीचे जाती है। तो इससे हमें एक तरह से लाइवली मूवमेंट बताया जा रहा है यहाँ पे काइट का, कि काइट किस तरह से ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, अपनी टेल को लहरा रही है हवा में और आवाज निकाल रही है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने काइट को एज अ लिविंग बीइंग की तरह कंपेयर किया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। फिर देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, सोर्स लाइक अ शिप, सोर्स का मतलब होता है क्या, तैरना। जिस तरह से नदियों में या फिर समुद्र में बड़े बड़े जहाज तैरते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा गया है ना शिप, तो जिस तरह से बड़े बड़े समुद्रों में, नीले समुद्र में बड़े बड़े जहाज तैरते हैं, उसी तरह से देखा जाए तो क्या हो रहा है, जो ये काइट है वो भी आसमान में तैर रही है। आप साफ साफ यहाँ पे हमें एक फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लाइक का यूज करते हुए पोएट ने काइट को किससे कंपेयर किया है बच्चों, काइट को कंपेयर किया है डायरेक्ट शिप्स से। क्लियर है, काइट को कंपेयर किया गया है शिप से बाय यूजिंग अ वर्ड लाइक, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सिमिली। तो यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया गया है, जब किसी चीज को उससे एकदम ठीक डिफरेंट चीज से कंपेयर करना बाय यूजिंग अ वर्ड लाइक, तो वो कहलाता है सिमिली। और अगर बिना किसी वर्ड का यूज किए गए कंपैरिजन किया जाता है तो वो कहलाता है बच्चों मेटाफर, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफर तो नहीं, बट हाँ एक तरह से सिमिली यूज हो रहा है। और ऊपर हम कह सकते हैं, इससे ऊपर वाले लाइंस में जहां पे काइट को एक फिश की तरह डायरेक्ट नहीं कहा गया है कि फिश, लेकिन एक फिश की तरह ही बोला जा रहा है कि वो डाइव कर रही है एंड अ डिप, और डुबकी लगा रही है। तो डुबकी कौन लगाता है, डाइव कौन लगाता है, फिशेस लगाती हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरह से यहाँ पे, और टेल भी कहा गया, तो टेल किसकी होती है, फिशेस की ही पूंछ होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेटाफर यूज किया गया है, और नीचे वाले लाइन में क्या यूज की गई है, सिमिली यूज की गई है, जहां पे काइट को जहाज के साथ
कंपेयर करके बताया जा रहा है कि जिस तरह से नीले समुद्र में जहाज तैरते हैं, उसी तरह से नीले आसमान में जो एक काइट है ये भी तैर रही है। विद ओनली अ सेल, बस डिफरेंस इतना है कि ये तैरने के लिए या फिर उड़ने के लिए किसका सहारा ले रही है? ये विंड का सहारा लेती है, ठीक है? हवा के झोंके के कारण ही ये उड़ पाती है। और जो शिप्स होते हैं वो कैसे तैरते हैं? वो अपनी सेल, यानी कि हम कह सकते हैं जो भी उनके अंदर पतवार होती है या फिर जो उनको क्या करती है, आगे की तरफ तैराने में भी मदद, तैरने में मदद करती है। तो ये है बच्चों, ठीक है? इस तरह से कंपेयर किया गया है। और ये कंपेयर करते हुए ऑथर आखिर कहना क्या चाह रहा है? वो काइट की एक स्मूथ और ग्रेसफुल फ्लाइट के बारे में हमें बताना चाह रहा है। जितनी ग्रेसफुली, जितने प्यार से हम देखा है ना आपने, कितने ग्रेसफुली और स्मूथली तरीके से जो शिप होता है वो समुद्र को एकदम चीरता हुआ कैसा चल रहा होता है, तैर तैर रहा होता है उस पे। उसी तरह से इतने ही ग्रेसफुली और इतने ही स्मूथली जो काइट होती है वो भी तैरती है आसमान में। यहां तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट लाइन है, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। तो इसका मतलब है कि द काइट राइड्स ऑन वेव्स ऑफ विंड, कि जो काइट है वो किस में राइड करती है? विंड, हवा की लहरों में वो राइड करती है। और जो बोट होती है बच्चों वो किस पे राइड करती है? वो राइड करती है ओशियन टाइड्स पे, ठीक है? समुद्र की जो लहरें आती हैं, आपको पता होगा लो टाइड्स और हाई टाइड्स आपने सुनी होंगी। तो जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, वो किस पे राइड करती हैं? वो टाइड्स के सहारे राइड करती हैं, जबकि जो काइट है वो विंड के सहारे राइड करती है। तो यहाँ पे भी क्या यूज किया गया है बच्चों? विंड को कंपेयर किया गया है टाइड से, हवा को कंपेयर किया गया है लहरों से। हवा का काम है पतंग को उड़ाना, लहरों का काम है नावों को, बोट्स को तैराना, ठीक है? तो दोनों को, विंड को और टाइड्स को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या यूज हुआ है? मेटाफर यूज हुआ है। इज इट क्लियर? तो देख पा रहे हैं आप कितने ज्यादा यूज किए गए हैं। ऊपर भी मेटाफर यूज था, फिर यहाँ पे सिमिली यूज किया है, फिर नेक्स्ट लाइंस में फिर से मेटाफर यूज किया गया है पोएट के द्वारा। नेक्स्ट लाइंस है, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। अब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि एक वक्त ऐसा भी आता है काइट के पास कि जब वो उड़ते उड़ते एकदम, गस्ट कहेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग विंड को, जब बहुत तेज हवा आती है तो उसके एकदम टॉप पे वो चली जाती है। क्रेस्ट यानी कि बिल्कुल एकदम रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? वहां तक वो चली जाती है तेज हवा के साथ। और ऐसा करने पे क्या होता है, जो उसकी स्ट्रिंग होती है, जिस धागे से उसे बांधा गया होता है, दैट पुल्स, यानी कि वो फिर वो स्ट्रिंग क्या होती है उस वक्त? पुल्स, वो स्ट्रेच होती है। इज इट क्लियर? जब बहुत तेज आंधी आती है, हवा आती है और काइट को बहुत दूर ले जाती है, बहुत हाइट पे ले जाती है, तो जो धागा होता है वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से पुल हो जाता है और खिंच जाता है, ठीक है? स्ट्रेच हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि द काइट रीचेस हाई एंड स्ट्रॉन्ग विंड करेंट्स, कि स्ट्रॉन्ग विंड करंट की मदद से जो काइट है बहुत ही ऊंचे आसमान में पहुंच जाती है। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और फिर जब विंड फॉल का मतलब क्या है? कि जैसे ही आंधी रुक जाती है या फिर तेज हवाएं रुक जाती है, तो फिर से जो काइट है वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, और एकदम वो रेस्ट की सिचुएशन में होती है। और ऐसा लग रहा होता है कि आसमान में जो काइट है वो एकदम रुक सी गई है, ना वो ऊपर जाती है, ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, और सिर्फ एक ही पोजीशन में क्या रहती है? स्टक रहती है। ऐसा लगता है कि वो वहीं पे फंस गई है।
सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और ये लाइंस हमें क्या बताती हैं कि जो मूवमेंट है काइट की वो टोटली डिपेंड कर रही है किस पे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ विंड पे। विंड अगर तेज होगी तो काइट बहुत ऊपर जाएगी, विंड अगर कम होगी तो काइट नीचे की तरफ आएगी, और विंड एकदम कांस्टेंट होगी और एक हाइट पे जाने के बाद जो काइट है वो एकदम कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट लाइंस, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। कहने का मतलब ये है कि अब क्या हुआ, विंड एकदम पूरी तरह से रुक चुकी है। धीरे धीरे कुछ देर तक कांस्टेंट रहने के बाद एक पोजीशन में जो काइट है वो क्या होने लगती है, वो नीचे आने लगती है। जो उसका स्ट्रिंग है, जो उसका धागा है, वो कैसा होने लगता है बच्चों, स्लैक का मतलब है लूज होने लगता है, ढीला पड़ने लगता है। और ऐसा होते ही फिर आप क्या करने लगते हैं, आप स्ट्रिंग को खींचने लगते हैं। और स्ट्रिंग खींचने से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, भले ही वो पास आती है, उसका डिस्टेंस कम होता है, लेकिन जो उसकी हाइट है, जिसका ऑल्टीट्यूड है, वो ऊपर की तरफ जाता है। और क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी जो काइट है वो एक सर्टेन हाइट पे रहे, क्योंकि अगर वो ज्यादा नीचे आ गई तो फिर वो कभी भी नीचे गिर सकती है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग को खींचते हैं और काइट को और ज्यादा हाइट में ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही कहा गया है, स्ट्रिंग गोज स्लैक, जैसे ही स्ट्रिंग लूज होती है यू विंड इट बैक। विंड इट बैक का मतलब आप उसे पीछे की तरफ खींचने लगते हैं, किसको, स्ट्रिंग की मदद से अपनी काइट को, और फिर वो काइट और ऊपर की तरफ जाती है। तो ये लाइंस हमें क्या बता रही है, अभी तक हमने देखा था कि जो काइट है उस पे किसका कंट्रोल था, वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है, वो चल रही है विंड के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ आते ही हम देख पाते हैं कि उस पे ह्यूमन कंट्रोल भी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली वो हवा के सहारे नहीं है, उसको ह्यूमन ने भी कंट्रोल किया हुआ है। और जैसे ही ह्यूमन ये देखता है कि उसकी काइट नीचे आने वाली है, उसका स्ट्रिंग लूज हो रहा है, तो वो उसको खींचता है और वापिस से आसमान की तरफ ले जाता है। यहाँ तक सभी बच्चों को ये पोएम क्लियर है? नेक्स्ट लाइन है स्टूडेंट, एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यू रन टू क्रिएट मूवमेंट एंड वेट फॉर अ न्यू विंड टू हेल्प द काइट फ्लाई अगेन। आप तब तक अपनी काइट को खींचते रहते हैं जब तक आपको ये नहीं लगता कि एक नई विंड आई, क्योंकि हवाएं तो चल रही है। तो एक नया हवा का झोंका आता है और फिर वो आपकी काइट को क्या करता है, खुद ब खुद आगे ले जाता है, और फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती उसे खींचने की। ठीक है, आप यही तो करते हैं, आप काइट को खींचते हैं और जैसे ही उसको विंड का सहारा मिलता है आप उसको छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही विंड गायब होती है आप उसको फिर खींच के ऊपर लाते हैं, फिर विंड उसे आगे ले जाती है, फिर आप उसे छोड़ते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, स्ट्रिंग को लूज करने का और स्ट्रिंग को पुल करने का। आप लूज करते हैं जब विंड अपना काम कर रही होती है, और जब विंड काम करना बंद कर देती है तो आप पुल करना शुरू करते हैं। फिर कहा गया है, एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। आप तब तक उसे खींचते हैं जब तक एक नई हवा उसे अपने साथ नहीं ले जा लेती। इससे हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है यहाँ पे कि हमें एफर्ट करने पड़ते हैं। एफर्ट इज नीडेड व्हेन कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल। तो कंडीशंस फेवरेबल कब नहीं है बच्चों, जिस वक्त विंड नहीं चल रही, जिस वक्त हवा नहीं चल रही। जब हवा चल रही है तो वो देखो वो फेवरेबल कंडीशन है, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, काइट अपने आप ही आगे बढ़ रही है। लेकिन अनफेवरेबल सिचुएशन वो होती है जब विंड विंड चलना बंद करती है। जहां विंड नहीं होती तो फिर आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, काइट को ऊपर खींचना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ये सिखाती है कि जब कभी भी लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशंस आए, अनफेवरेबल कंडीशंस आए, तो हमें एफर्ट करना पड़ता है उस वक्त। और अगर हम एफर्ट करते हैं फिर धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती हैं। और ये अप एंड डाउन काइट हमें क्या सिखा रही है, ये लाइफ की अप्स एंड डाउन्स हमें सिखा रही है कि जिस तरह से काइट हमेशा अप ही नहीं जाती, डाउन भी आती है, और फिर हमेशा डाउन ही नहीं आती, फिर अप भी जाती है। तो ये यही चीज हमें पोएट यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं कि हमें भी काइट की तरह ही बनना है।
जब हम अप जा रहे हैं यानी कि फेवरेबल कंडीशंस है तो उस वक्त ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, लेकिन जब हमारी काइट नीचे आने लगे तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर है बच्चों? आखिरी लाइन या फिर आप आखिरी कह सकते हैं स्टेंजा या फिर आखिरी आखिरी लाइंस पढ़ेंगे। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और फिर क्या होता है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, व्हेन द विंड रिटर्न्स, जैसे ही विंड आती है वापस, द काइट फिल्स विद एयर एंड फ्लाइज हाई अगेन। काइट फिर से हवा से भर जाती है और फिर से आसमान में उड़ने लगती है। तो देखो उस वक्त के जो आपका एफर्ट था, उस अनफेवरेबल सिचुएशन में लगाया गया एफर्ट क्या करता है, आपकी काइट को फिर से उड़ने में मदद करता है और फिर से वो आसमान में पहुंच जाती है। अगर मान लीजिए उस सिचुएशन में अगर आप एफर्ट ना लगाएं और छोड़ दें अपनी काइट को विंड के सहारे या फिर होप लूज करके कि अब तो विंड ऊपर नहीं हवा काइट नहीं उड़ पाएगी, तो क्या होगी, आपकी काइट नीचे आ जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने उस वक्त क्या किया, एफर्ट्स लगाए और काइट को अपनी तरफ खींचा, मेहनत करी, तो काइट थोड़ी देर बाद हवा के आने से फिर से आसमान में पहुंच जाती है। देन फिर से सेम लाइन्स रिपीट होती है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कि जब एक काइट नई होती है तो वो कितनी ज्यादा ब्राइट और ब्यूटीफुल लग रही होती है नीले आसमान में। बट अ रेजिडियर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। ठीक है, कि कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो काइट्स हैं बहुत दूर तक उड़ने के बाद अगर वो अपनी स्ट्रिंग से टूट जाती हैं तो वो जाके कहाँ फंसती हैं, वो ट्रीज में जाके, टॉप ऑफ द ट्रीज में जाके फंस जाती हैं, आपने देखा होगा। और कई सारे बच्चे फिर क्या करते हैं, पेड़ पे इसी वजह से चढ़ते हैं पतंग निकालने के लिए। इज इट क्लियर? हमें इसमें यह सीखने को मिला कि विद द राइट सपोर्ट थिंग्स राइज अगेन। अगर हमें सही सपोर्ट दिया जाए, सही गाइडेंस या फिर सही समय पर एफर्ट लगाया जाए तो चीजें क्या होने लगती हैं, राइज करने लगती हैं, चीजें बेहतर होने लगती हैं। और ये पोएम डिस्क्राइब करती है ब्यूटी एंड मूवमेंट ऑफ अ काइट, कि एक काइट की क्या ब्यूटी है और किस तरह से उसकी मूवमेंट रहती है। ये हमने सारी चीजें देखी। और एक सटल सा मैसेज भी ये पोएम हमें देती है। ठीक है, बहुत ही प्यारा और छोटा सा एक मैसेज है कि लाइफ में भी क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बिल्कुल काइट की तरह। जिस तरह से काइट के पास अप एंड डाउन आ रहे हैं, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करें और राइट कंडीशंस आने का वेट करें, सही वक्त आने का वेट करें, तो वी कैन ऑल्सो राइज अगेन लाइक द काइट। जिस तरह से काइट राइज करती है, हम भी उसी तरह से राइज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच क्या थे स्टूडेंट्स? सिमिली हमने देखा और मेटाफर्स हमने देखे, और साथ ही साथ यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी हम कह सकते हैं कि यूज हो रहा है, क्योंकि काइट इज शोन एज इफ इट कैन रेस्ट और एक्ट लाइक अ लिविंग बीइंग। क्योंकि काइट को कैसे दिखाया गया है, एक लिविंग बीइंग की तरह दिखाया गया ना, एक जीवित इंसान की तरह काइट को दिखाया जा रहा है और उससे एक सीख ली जा रही है। तो काइट का कंपैरिजन हो रहा है एक जीवित इंसान से। तो ये कहलाता है बच्चों पर्सोनिफिकेशन। जहां पे आप एक नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर करें एक लिविंग थिंग से, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो तीन फिगर ऑफ स्पीच हमने यहाँ पे देखे, सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को। अगर इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। जितने भी एक्शन वर्ड्स है ना पोएम में, एक्शन वर्ड्स यानी जो कि किसी काम को दर्शा रहे हैं, एक्शन एक्शन यानी कि कोई कार्य होता हुआ दर्शा रहे हैं, उनको हमें लिस्ट आउट करना है। एक्शन वर्ड्स
लिस्ट आउट करने हैं। एक्शन वर्ड्स कौन कौन से हो गए बच्चों? कुछ एक्शन वर्ड्स तो आपको दे रखे हैं, जैसे कि टाइप करना, टाइप करना, जूते लगाना भी तो एक एक्शन वर्ड हो गया। टिप, डुबकी लगाना। स्नैप्स, अपने तेल से आवाज निकालना। और क्या क्या एक्शन वर्ड्स है वो आप देखेंगे। एक एक्शन वर्ड आता है सोर्स, राइड, देन क्लाइम्स, ऊपर चढ़ना, पुल्स, फॉल्स, रन, डोज, गोज एंड फ्लैप्स। ये सभी क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं जो यूज हुए हैं पोएम में। Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, read these lines from the poem, then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called simile. हमने देखा था कि यहाँ पे कैसे कंपेयर किया गया है एक काइट को एक शिप के साथ, और ये क्या कहलाता है? सिमिली कहलाता है। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु इज द फॉलोइंग एक्शंस मे बी कंपेयर्ड टू? ठीक है, बाकी हमें लिखना है कि और इन चीजों को किससे कंपेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कहा गया ही ईट्स लाइक, ही ईट्स, ही रन्स लाइक। तो आप आंसर दे सकते हैं स्नेल, कि वो बहुत ही स्नेल की तरह आराम आराम से दौड़ता है। ही ईट्स लाइक अ हॉर्स। नेक्स्ट इज कैनरी, शी स्मेल्स, शी सिंग्स लाइक, वो गाती है किसकी तरह? शी सिंग्स लाइक कैनरी। एक कैनरी क्या होती है बच्चों? छोटी सी बर्ड, एक स्मॉल बर्ड होती है कैनरी। नेक्स्ट, इट शाइन्स लाइक, तो इट शाइन्स लाइक में आप क्या लिख सकते हैं? इट शाइन्स लाइक डायमंड। इट फ्लाइज लाइक, तो इट फ्लाइज लाइक में आप या तो काइट कह सकते हैं या फिर बर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे सिमिलीज थे। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, एंड विद दिस स्टूडेंट्स, हमारी जो पोएम थी यहाँ पे कंप्लीट होती है काइट के बारे में, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट पोएम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।